रंजन जी, क्या लग रहा है गठबंधन में सब कुछ ठीक है? आप लोग तो अपनी बातें कर ली है, रालोद के साथ भी आपकी बातें हो गई है, गठबंधन के अन्य दल भी है, आप लोग के यहाँ सब कुछ ठीक है ना? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल हमारे गठबंधन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, सब कुछ ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गठबंधन कोई भी तभी चलता है जब वो एक वैचारिक आधार पर बना होता है। कम से कम एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तो दोनों सभी संगठनों के बीच में होना चाहिए, तभी कोई गठबंधन लंबी दौड़ रख सकता है और दीर्घकाल तक चल सकता है। जैसे कि मैं लोकसभा चुनाव के बारे में इस डिबेट में कई बार भी ये बात कही है और कई बार अन्य डिबेटों में भी ये बात मैंने कही कि ये गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, ये वैचारिक आधार पे नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थ से पोषित गठबंधन है, इसलिए बहुत लंबा नहीं चलेगा। मैं पहले भी कहता था, आज फिर ये बात दोहरा रहा हूं, ये लंबा नहीं चलेगा। क्यों? इसके कारण है। इसका कारण ये है कि ये गठबंधन ऐसे संगठनों से बना हुआ है जो संगठनों की उत्पत्ति ही विरोधाभासी, जो संगठन एक दूसरे के विरोध में पैदा हुए, ये उन संगठनों का गठबंधन है। इसलिए आप देखिए कि हरियाणा में ये सीट मांगते रह गए अखिलेश यादव जी, वहां पे इनको कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस को वहां पे लगा कि हम मजबूत स्थिति में हैं। और कांग्रेस का एक चरित्र है कि जहां वो मजबूत होगी वहां वो किसी को टके भाव नहीं पूछेगी, जहां वो कमजोर होगी वहां वो सबकी अवभगत करेगी। कांग्रेस का चरित्र है। हरियाणा में आपने देखा, कांग्रेस को लग रहा था कि वो भले हार गए हैं चुनाव, लेकिन उन्हें लग रहा था कि बहुत मजबूत है और सारे एग्जिट पोल, सारे उनके जो चुनावी पंडित थे और उनके संगठन के लोग थे, वो कहते कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही पूर्ण बहुमत की। मैंने आपके डिबेट पे ये बात 2 दिन पहले कही थी और हरियाणा में जिस दिन चुनाव हो रहे थे उस दिन भी मैंने बात कही थी कि हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बनने जा रही है, वही सत्य हुआ है। तो जब वहां पे इनको लग रहा था कि मजबूत है, तो उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। कि अब वही स्थिति कांग्रेस की आप देख लीजिए, गठबंधन का इनका आधार क्या है? जम्मू कश्मीर में गठबंधन में लड़े, लेकिन वहां पे इनको हाशिए पर डाल दिया। उमर अब्दुल्ला ने इनको अपनी सरकार में भी शामिल, प्री पोल अलायंस था जबकि जम्मू कश्मीर में, वहां प्री पोल अलायंस था एनसी का और आईएनसी का। बहुत सारी चर्चाएं इस पे, डिबेट भी हुई, बहुत सारी उस पर, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सरकार बनने के बाद में गठबंधन में शामिल नहीं है। उसी प्रकार आज यहाँ पे आपके सामने 2 चुनाव है, एक तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है, दूसरे महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव है। अब यहाँ पे बार्गेन ये है कि अखिलेश जी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रहे हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 सीटें मांग रही थी, तो कांग्रेस को 2 सीटें इन्होंने दी। इन्होंने वो 2 सीटें दी जहां पे कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल कमजोर है, जहां पे वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, उसका जमानत भी जब्त हो जाएगा, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। इसलिए हाथ ना आए खट्टे अंगूर वाली बात है। कांग्रेस कह रही कि भैया हमको नहीं लड़ना है, हम समर्थन बाहर से दे देंगे। अखिलेश यादव जी ने उनको वो 2 सीटें इसलिए दी क्योंकि वो जानते थे यहाँ पे कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो लड़ेगी नहीं। और वो उनको तब सीटें अच्छी देते जब महाराष्ट्र में इनकी बार्गेनिंग मान ली जाती। महाराष्ट्र में कांग्रेस इनको सीट नहीं दे रही है क्योंकि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस जहां मजबूत स्थिति में होगी वहां वो किसी को अपनी जमीन नहीं देती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है, यहाँ पे कांग्रेस को सीट नहीं मिल रही है। सॉरी, अखिलेश यादव जी उनको यहां लड़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। उपचुनाव की बात जहां तक बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने पे हमारा पूरा जोर है, पूरी ताकत से हम सीटें लड़ रहे हैं। जहां एक सीट पे मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, उसके अलावा बाकी 9 सीटों पे अभी जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें आप देखेंगे भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। और ये विरोधी जो कलुषित मानसिकता के हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो बैकवर्ड पिछड़ों के और शोषितों वंचितों के नाम पे वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन उनके लिए एक भी काम करना नहीं जानते, उनको सिर्फ छलना जानते हैं, उनको बहलाना फुसलाना बरगलाना जानते हैं, उनकी हार होगी। रंजन जी, जो आपने कहा कि इनका गठबंधन जो हुआ है वो वैचारिक आधार पे नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में एक गठबंधन हुआ था पीडीपी और भाजपा का, तो पीडीपी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मंचों पे कहते नजर आते थे कि ये लोग देश विरोधी लोगों को संरक्षण देते हैं। ऐसे में आप लोगों ने भी गठबंधन किया, तो क्या लगता है कि आप लोगों ने जो गठबंधन किया था वो एकदम मानक के अनुरूप ही था? देवेंद्र जी देखिए, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस में अंतर होता है। प्री पोल अलायंस तब होता है जब हम कहीं विचारधारा पे या बिंदुओं पे या एजेंडे में या हमारे विकास की नीति पे कहीं 10, 20, 50%, 60%, 70% खड़े उतरते हैं और एक कॉमन एजेंडा होता है। और पोस्ट पोल अलायंस जो होता है वो परिस्थितियों के अनुसार होता है, वो परिस्थिति जनक होता है। जब पीडीपी के साथ हमारा अलायंस हुआ था तो
तो आपको याद होगा उस समय हमें लगा कि हमारी आवश्यकता है कि अगर हम सरकार में आ जाते हैं तो हम वहां कुछ बेहतर कर पाएंगे। और ये तो शर्माने सत्य है, आप कहें कुछ भी, आप कर तभी सकते हैं जब सत्ता में हो, आप जरा पावर में हो। इसी तरीके से हमारे अलायंस तो आईएनसी के साथ भी हुई है, सॉरी एनसी के साथ भी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब के पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब हमारी सरकार में मंत्री थे। तो अलायंस की बात तो ऐसे नहीं है, जो परिस्थितिजनक अलायंस होती है उनका एक अलग चरित्र होता है, और जो प्री पोल अलायंस होती है उनका अलग मानक होता है। मैं इसी चरित्र की बात कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के विरोध के आंदोलन में ही ये सभी पार्टियां पैदा हुई हैं जो आज क्षेत्रीय दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे इनकी आम आदमी पार्टी हो, ये सब कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए। वो 77 के आंदोलन में, जननायक जी के आंदोलन में, जेपीजी के आंदोलन से पैदा हुए थे, और ये अभी 2013 के आंदोलन में पैदा हुए हैं, 2012 के आंदोलन में केजरीवाल वगैरह। तो जो लोग कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं वही कांग्रेस से अलायंस करेंगे, तो इसका मतलब है वो सिर्फ स्वार्थ को देखते हुए अलायंस कर रहे हैं। और स्वार्थ की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है। जहां आपको लगेगा कि हमारे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हमारा एडवांटेज लिया जा रहा है, हमारा लाभ लिया जा रहा है, मौकों को देख करके हमारा फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है सामने वाला, वहां अलायंस छोड़ देंगे। यही आधार है इनके अलायंस टूटने का। और ये आपने हरियाणा में देखा, यही आपने कश्मीर में देखा, यही आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, और यही आप महाराष्ट्र में देखेंगे। बता देखते जाइए। उपचुनाव जो है वो सरकार का चुनाव माना जाता है, ऐसे में 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। रजन जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। देवेंद्र जी देखिए, ये विपक्ष का बहुत पुराना चोचला है। वो जहां जीत जाए वहां सब ठीक है, हार जाए तो ईवीएम कलंकित, ईवीएम चरित्रहीन हो जाती है। जहां उपचुनाव में हारने की उम्मीद है वहां ये कहते हैं मशीन इस्तेमाल हुई है, यहाँ जीत जाएंगे वहां चुनाव आयोग सही था। इसी चुनाव की बात नहीं है, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बन चुके थे, उसके बाद उनके क्षेत्र में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां सीट हार गई। अगर हमें मशीनरी का इस्तेमाल करना हो तो हम वहां नहीं कर लेते क्या? ईवीएम की बात करते हैं, अगर ईवीएम हमारी सेट हो तो हम हरियाणा जीतेंगे, जम्मू कश्मीर हार जाएंगे। ईवीएम हमारी सेट होगी तो हम 400 का नारा देंगे, 240 सीट लेके आएंगे। ये बेवकूफी वाली बातें हैं, ये गैर पढ़े लिखे वाली बातें। मैं निवेदन करता हूं, मेरा आग्रह है विपक्षी दलों से कि पढ़े लिखे वाली बातें करें, पढ़े लिखे प्रवक्ता है, वो समझदारी की बातें करें। जनता समझदार हो रही है, उनको समझदारी की बातें समझ में आती है, और अगर मूर्खता की बातें करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। रही बात लोकसभा चुनाव की, जो भी कहा इन्होंने, तो मैंने पहले भी कहा है, वो काट की हांडी थी, एक बार चल रही, बार बार नहीं चढ़ने वाली। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार संविधान और आरक्षण को लेकर के आपने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, जनता को भटकाने का, बहलाने का काम किया, फुसलाने का काम किया, जनता आपके बहकावे में आ गई, आपके छल में आ गई, और उसने आपको कुछ समर्थन दे दिया। इस बार आगे ऐसा नहीं होने वाला है। जो मैंने पहले भी कहा, वो चीज खत्म हो चुकी है। रही बात गठबंधन की, हमारे गठबंधन की जो अक्सर आती है, अभी आदरणीय नीरज जी ने भी कही और बाकी प्रवक्ता भी कहते हैं कि हमारे एनसीपी के यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे आरजेडी कश्मीर में लड़ रहे थे। तो देखिए, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ा जाता है मुद्दों पे, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, और चुनाव को लड़ने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो होता है गठबंधन का और रणनीति का। तो गठबंधन बन गया, अब उसको गठबंधन को रणनीति के तौर पे हमें सीटों में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमारा विषय है। मैं बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं उसको आपको, लेकिन मैं आपको एक इशारों में बताना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी सीट पे मुस्लिम आबादी की संख्या 50% है, सॉरी 50% है, वहां पे हमारा अगड़ी जाति का कोई कैंडिडेट उतारा गया, और वहां पे अगर हमारे गठबंधन का कोई व्यक्ति, हमारे गठबंधन का कोई संगठन वहां पे कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतार दे, तो ये इसको आप ये कह सकते हैं कि गठबंधन में दरार है और आ रहा है, हम ये कहेंगे ये हमारी रणनीति है। उसी प्रकार से कश्मीर और यहाँ पर जो आप बातें, जहां पे आप देख रहे हैं हमारे गठबंधन में कुछ साथी कहीं पर लड़ा रहे हैं, तो रणनीति का हिस्सा है। गठबंधन में दरार तब होती जब अजित पवार जी मंच पे जाकर के कह रहे होते कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है, वहां हम स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में दरार तब होती जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ये कह रहे होते कि गठबंधन से हमारा कोई वास्ता नहीं, जम्मू कश्मीर में हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तब कहते गठबंधन में दरार है। अगर इक्का दुक्का सीट पे कोई प्रत्याशी कहीं पे आ रहा है तो निश्चित तौर पर उन प्रत्याशियों की और उस पार्टी के कुछ निजी वहां पे हित हो सकते हैं, और वहां पे गठबंधन की रणनीति हो सकती है। कहां पे क्या है ये खुले मंच पे कहने की आवश्यकता नहीं, ना मुझे इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि विचारधारा की बात नहीं है, तो जो ये कहते हैं कि मुद्दे अलग हैं, गठबंधन उनका है, मुद्दे हमारे वाले उनके साथ में है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं माननीय प्रवक्ता महोदया कि भाषण देना अलग चीज है और मुद्दों पे बहस और बात करना अलग चीज है। अलग विषय होता है जब आप किसी विषय की
उसकी गंभीरता को समझते हुए किसी मसले का हल निकालने का प्रयास करते हैं। चिल्लाने से कोई काम नहीं होता है। अगर नीतीश जी किसी बात के ऊपर हमारे ऊपर कोई बात हमें निर्देशित करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, तो उसको पार्टी गंभीरता से लेती है, उनके सुझाव का निराकरण करती है और उनका भी समाधान उनको भी उपलब्ध कराती है। ये होता है तरीका, ना कि ये तरीका होता है कि आप यहाँ अखिलेश इनके नेता, गठबंधन के नेता वहां मध्य प्रदेश में इनके नेता के कांग्रेस के कमलनाथ जी कहते हैं स्पेशल राज्य का दर्जा दिया बिहार को। कौन अखिलेश, वो तो देंगे भाई, कहाँ जरूरत है वहां दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। कमलनाथ जी इनके नेता कांग्रेस के, गठबंधन की जब बात चल रही तो कहते कौन अखिलेश जी कहते हैं इसी गठबंधन की बात कांग्रेस के लिए, कहते हैं कांग्रेस के चिरकुट नेता उनसे कह दो कि हमारे बारे में बात न करें। तो ये इनका गठबंधन सामंजस्य गठबंधन है। हमारे नेता आप पूरे लोकसभा चुनाव को देख लीजिए देवेंद्र जी, और लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक आप देख लीजिए, जो भी गठबंधन के हमारे घटक दल हैं, क्या उन्होंने हमारे गठबंधन के किसी नेता के ऊपर, हमारे पार्टी के किसी नेता के ऊपर, या हमारी पार्टी के किसी नेता ने हमारे गठबंधन की पार्टियों के किसी नेता के ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करी हो जो आपत्तिजनक हो, अभद्र हो? आपने नहीं पाया होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कुछ आदर्शों में चलते हैं, कुछ हमारे विचार हैं, कुछ हमारे मूलभूत उद्देश्य है, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके तहत जो हमारा गठबंधन है वो है। और जो बड़ी पार्टी है उसके ज्यादा प्रोग्राम लागू होंगे, जो छोटी पार्टियां हैं, मतलब जिनकी संख्या कम है, जिनका शेयर कम है, उनको कम मिलेगा। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। अब रही बात कांग्रेस की स्ट्रेटजी, सभा की स्ट्रेटजी की, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस इनसे 5 सीटें मांग रही थी, इन्होंने 2 सीटें दी, और 2 भी वो भी हराने वाली, जो जहां पे कांग्रेस सत्ता हार जाएगी इनको मालूम है, वो सीटें इन्होंने क्यों दी, मैं आपको बताता हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी भी ऐसा तो है नहीं कि मूर्खों की पार्टी है, वहां भी लोग हैं, वहां भी थिंक टैंक है, आदरणीय रामपाल जी जैसे बहुत वरिष्ठ और बहुत समझदार टैलेंटेड व्यक्तित्व है वहां पे, सब गुणागति लगाना जानते हैं। उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हमारे कंधे पे बैठ कर सवारी काटी और अपनी सीटें बढ़ाई। ये देखा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी ने, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उनको ज्यादा सीटें देने से इनकार किया। अगर 10 उपचुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें दे देते और 5 में 3 सीटें कहीं कांग्रेस जीत जाती उपचुनाव में, तो कांग्रेस कहती है कि हमारी तो सीटें बढ़ रही हैं, और जानते सही बात है, कांग्रेस को लगता है कि हमारी सीटें हमारे आधार बढ़ रही हैं, लेकिन सत्य यह है कि कांग्रेस की सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वजह से बढ़ी है। ये कांग्रेस पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए, और माननीय समाजवादी पार्टी तो जानती ही है। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि जो सवारी काट करके इन्होंने मजा उठाया है लोकसभा चुनाव में, वही हमारे कंधे पर लग करके ये उपचुनाव में भी मजा पालें और हमें आगे ब्लैकमेल करने का काम करें। ये नहीं चाहते। पूरे विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे 60 सीटों पे, और उपचुनाव में मांगेंगे 50% सीट, तो ये कहां से तार्किक है, कहां से इनको हजम होगा, कहां से गले तुलेगा। इसीलिए इन्होंने उनको वो सीटें दी हैं जहां से वो हार जाए, कांग्रेस का मनोबल खत्म हो जाए, और दोबारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अगले विधानसभा चुनाव में बार्गेन करने की स्थिति में ना आए। और जहां पे जिन प्रदेशों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, प्रत्याशी उतारना चाहती है, वहां पे ये बेहतर बार्गेन कर पाए कांग्रेस के साथ में, ये इनकी स्ट्रेटजी है। इसीलिए इन्होंने कांग्रेस को आज ही पकड़ दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 13 नवंबर को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, हम पहले इनकी बात सुन लेते हैं। जी रंजन जी। जो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे भाई बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। देखिए, चुनाव जब होता है तो मैं भी चुनाव में सम्मिलित रहा हूं, मैंने देखा चुनाव की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। आप भी वरिष्ठ हैं, आप भी जानते होंगे, सभी लोग तो बखूबी इस बात से वाकिफ है, बहुत चुनाव लड़ाए हैं, संगठन में भी रहे हैं। चुनाव जब होता है देवेंद्र जी, तो पोलिंग पहले तो जब मशीनें डिसाइड होती है, मशीनें आवंटित कर जाती है, उस समय प्रत्याशियों को बताया जाता है। उसके बाद जब पोलिंग स्टेशन पे, यानी कि मतदान केंद्र पर जब मशीनें पहुंचती हैं, उस दिन भी उसकी पूरी सुरक्षा में होती है, और वहां के जो एजेंट्स होते हैं उनको सूचित किया जाता है। मॉर्निंग में 6 बजे मॉक पोल होता है। 7 बजे चुनाव जब मतदान शुरू होता है, उसके पहले 6 बजे 1 घंटे पहले मॉक पोल किया जाता है, जिसमें सभी पार्टियों के एजेंट्स वहां मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में मॉक पोल किया जाता है। उसके बाद उसको सील किया जाता है, फिर मतदान होता है। पूरे दिन मतदान के दौरान मतदान केंद्र के अंदर जहां मतदान हो रहा होता है, उसके गेट के ठीक बाहर सभी पार्टियों के जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके एजेंट्स वहां पर रहते हैं। शाम को सील करते वक्त भी एजेंट्स की मौजूदगी में वो मशीनें सील की जाती हैं। उसके बाद वहां पे स्ट्रांग रूम पहुंचाई जाती है, जहां पे जिले पे केंद्र होता है। फिर जिस दिन
मशीनें काउंटिंग के लाई जाती हैं, उस दिन भी वही चीज वो सब दिखाई जाती है। कई बार तो ये भी आपको उदाहरण देखने को मिले होंगे कि जिस दिन मशीनें चुनाव के बाद से स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई, उसके बाहर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं क्योंकि मैंने खुद चुनाव देखे हैं। वहां पे समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में स्ट्रांग रूम और कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद रहे उस दिन तक, जब तक कि काउंटिंग का डेट नहीं आ गया। और काउंटिंग के दिन उन सबकी आंखों के सामने मशीनें वहां से निकाली गई और मतगणना स्थल तक ले गई। वहां पे सबकी आंखों के सामने वही सीलें तोड़ी गई, वही मशीनें खोली गई, उसके बाद में चुनाव परिणाम आए। तो ये कहना कि मैनिपुलेशन होता है, मैं इसे कभी इनकार करता हूं। दूसरी बात, हरियाणा चुनाव के ऊपर जो प्रश्न उठे, उस पर चुनाव आयुक्त ने बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए हैं, बहुत सारे फैक्ट को क्लियर किया है जो सभी पार्टियों को जानकारी हो गई होगी। अब जहां अभी नीरज जी ने एक बैटरी का मुद्दा उठाया, मैं एक उदाहरण के साथ में समझाना चाहता हूँ कि मैंने न मैं मशीनें पहुंचाने गया था, ना मशीनें वहां जब गिनती हो रही तब मैं देखने गया था। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। हम मान लीजिए हम सैमसंग कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, हम और आप 4 लोग यूज कर रहे हैं और 4 लोगों ने एक ही मॉडल का सेट बाजार से खरीदा, सभी लोगों ने ऑथराइज सेंटर से खरीदे। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक आदमी का मोबाइल की बैटरी ज्यादा ड्रेन आउट करती है, जल्दी डिस्चार्ज होती है, किसी की बैटरी बहुत चलती है। तो एक ही कंपनी है, वही मोबाइल बना रही है, वही बैटरी बना रही है, वही बेच रही है, उसके बाद इस तरीके की फंक्शनलिटी में दिक्कतें आती हैं। तो मशीनों में भी बैटरियां लगी हैं, वहां पे कोई इंसान नहीं चला रहा है। मशीनों में ऐसी बातें हो सकती हैं कि कोई बैटरी ज्यादा रिटर्न करती हो, कोई बैटरी जल्दी डिस्चार्ज ड्रेन आउट करती हो। तो ये बातें सब साइंटिफिक है और ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इसमें मैनिपुलेशन नहीं। और मैनिपुलेशन की अगर बात है, दिवेंद्र जी देखिए, अगर मैं आपकी बात करता हूँ, अगर विपक्ष के किसी भी नेता को ये अंदेशा है कि अगर ये अंदेशा है, मतलब क्या जनता को आप लोग क्या समझते हैं भाई? दिवेंद्र जी, अगर विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को, पत्रकारों की बात नहीं करता मैं, प्रवक्ताओं की बात नहीं करता, किसी भी पार्टी को ये लगता है कि मशीनों में मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, मशीनों को हैक किया जा सकता है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका करके किसी एक मशीन को हैक करके दिखवा दें। नहीं, इसका जवाब तो आप हैक करके दिखवा लें और इसका जवाब मशीन को हैक किया गया और जो चाहे वो निकालते हैं। 15 साल से मशीनों को रोकना भी कर रहे हैं, 15 साल से ईवीएम को जहां आते हैं वहां पे ट्रेन करते हैं, बेवफा हो जाती है, और जहां जीतते हैं वहां इनमें बहुत अच्छी रहती है। लोकसभा चुनाव में 44 से 99 पहुंच गए, तो ईवीएम लानी बहुत बढ़िया थी, जनता का समर्थन का किया। मानेंगे आप? समाजवादी पार्टी 37 पहुंच गई, तो ईवीएम बहुत अच्छी थी, अभी गड़बड़ नहीं थी, अभी गड़बड़ी हो रही है। ऊर्जा लगा, फिर सुनिए तो थोड़ा, इतना ऊर्जा रजन भाई लगा रहे हैं विपक्ष को आप समझाने के लिए मशीनरी पे, तो उससे पहले आप जवाब दीजिए कि जीबीएल नरसिम्हा ने इतना मोटा किताब क्यों लिखा, अडवाणी जी ने किस हिसाब से बोला था, सुब्रमण्यम स्वामी आप ही के नेता है शायद, हमको जहां तक पता है, आपको शायद नहीं पता है। अगर पता होता अडवाणी जी का और पता होता जीबीएल नरसिम्हा का, तो शायद ईवीएम पे इतना या बेहतर लेक्चर नहीं देते आप। वो हमें सब पता नहीं है ना, हमें सब पता नहीं है जी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर 4 लोग विपक्ष में थे तो उनको बोलने का नहीं, वो मुझे पता है, हमारी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता रहे हैं और दो तो नहीं, जब अपने में ही छेद होता है ना, जब अपने में छेद होता है तो दूसरे को थोड़ा छेद करने का प्रयास नहीं किया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उनके बारे में पता है, उनके विचारों के बारे में पता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विषय पे, उस समय यहाँ पे दिवेंद्र की एक विषय पे हम 4 लोग बहस कर रहे हैं और 4 के विचार अलग अलग हैं। इसी प्रकार से पार्टी के अंदर हजारों कार्यकर्ता और नेता होते हैं, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैं पार्टी के अंदर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद भी पार्टी के अंदर बहुत से मुद्दों पर मेरे व्यक्तिगत विचार है, पार्टी लाइन अलग है और किसी विषय पे मेरे व्यक्तिगत विचार अलग हो सकते हैं। ईवीएम बहुत लोगों को पसंद हो सकती है, बहुत लोगों को पसंद नहीं हो सकती है, सबका अपना अपना ब्रेन है, अपनी अपनी थिंकिंग कैपेसिटी, सबका अपना आईक्यू है, हर आदमी अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से सोचता है, विश्लेषण करता है। उसी प्रकार से उन्होंने किया, मैं उनको उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने अपने विवेक जो ठीक लगा वो किया है और हमें जो अपने विवेक ठीक लगता है वो कर रहे हैं। पूजा जी क्या कहेंगी आप, क्या आपका उत्तर रहेगा इस मुझे दिवेंदु जी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता जो है लगातार बोले जा रहे थे, उन्होंने सैमसंग मोबाइल फोन का एग्जांपल भी दे दिया और ये कह रहे हैं कि उसकी बैटरी 99% हो सकती है, जस्ट बिकॉज ईवीएम भी तो सैमसंग मोबाइल जैसे कंपेयर किया जा सकता है, एक ही कंपनी से लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है।
तो जहां ये कंपेरिजन होता है वहां ये भी कंपेरिजन होता है। एलन मस्क ने यही तो कहा था कि अगर फोन का EMI नहीं भरा जाता है, फोन यहाँ से लॉक हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये भी तो किया जा सकता है। तो अगर वो सैमसंग आप कह रहे हैं ना, जैसे बैटरी उसकी रह सकती है 99%, वैसे ही जो है हैक भी किया जा सकता है। तो ये तो आपकी बातों से निकल करके चला रहा है प्रश्न। दिव्येंदु जी देखिए, पढ़े लिखे प्रवक्ताओं से जब इस प्रकार की बात सुनते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है क्योंकि ये सैमसंग मोबाइल से बात कंपेयर कर रही है। सैमसंग मोबाइल की बात नहीं है, किसी भी मोबाइल की, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी मोबाइल की आप बात करिए तो मोबाइल सर्वर से जुड़े होते हैं, मोबाइल में सिम कार्ड होते हैं, चाहे वो ई सिम हो चाहे फिजिकल सिम हो, वो एक टेक्नोलॉजी और वो सैटेलाइट से कंट्रोल होते हैं, किसी को हैक होते हैं। कोई भी मशीन सिम कार्ड से नहीं चलती है, कोई भी मशीन सर्वर से नहीं चलती है, कोई भी ईवीएम जो है सॉफ्टवेयर, कोई भी ईवीएम का सॉफ्टवेयर जो है वो गूगल से नहीं चलता है पूजा जी। अगर आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते, आपकी मोबाइल को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकती हैं। आप अपने मोबाइल को आप कहीं खो जाए तो उसका अपने दूर से लॉक कर सकती है ना। आप जानती इस बात को? क्या आप मशीन को लॉक कर सकती है? नहीं कर सकती। जाने दीजिए, आप टेक्नोलॉजी में बताइए। अरे इतना आपको परेशानी है ईवीएम से, तो मैं कहता हूँ चुनाव का बहिष्कार करके देख लीजिए। एक बार चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करिए। जानते हैं कि सब चाहिए, लेकिन ढिंडोरा रोना पीटना करना हमको है। चुनाव में लड़ना वैसे ही है, भले हारे भले जीते, लेकिन लड़ना जानते हैं कि सत्ता वहीं पर है। अगर इतना आपको गलत लग रहा है तो विरोध कर दीजिए ना, बहिष्कार कर दीजिए चुनाव का, मत लड़िए चुनाव। भाई बांग्लादेश में चुनाव का बहिष्कार किया था ना दूसरी पार्टी ने, आप भी करके देख लीजिए। नहीं करेंगे, चुनाव भी लड़ना है और रोना भी पीटना है। चुनाव भी लड़ेंगे ईवीएम पे, ईवीएम जीत जाएंगे तो मिठाई बांट देंगे, हार जाएंगे तो ईवीएम पे डालेंगे। बताइए इतना पीड़ा क्यों हो रही है आपको? हमें कोई पीड़ा नहीं है, मैं तो आपके सवाल को जवाब दे रहा हूँ। हमें कोई पीड़ा नहीं है, मैं बस आपके उठाए तो आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। देखिए मुद्दा जो नहीं, आप अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, व्यथा है वो मेरी कोई पीड़ा नहीं, हमारी पीड़ा होती तो हमारी पार्टी कहती कि ईवीएम में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये व्यथा विपक्षी तरफ